हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और मैंने आपको अब तक 10 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। और ये असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2016 का सॉल्व पेपर है। और थोड़ा सा मैं सॉल्व पेपर आपको कराऊंगी, क्योंकि सॉल्व पेपर कराने से क्या है कि आपको एक तो पहले के आए हुए क्वेश्चन होते हैं वो जरूर क्वेश्चन आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, जो आते हैं 8-10 क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएंगे जो रिपीट होते हैं। और अन्य परीक्षाओं में भी क्वेश्चन ये रिपीट होते रहते हैं, तो इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। इसके अलावा यूसी नेट की भी तैयारी मैं करवा रही हूँ, और ये क्वेश्चन यूसी नेट में भी आ सकते हैं। बाकी आपकी आरओ जो भी परीक्षाएं हैं, सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। और ये सॉल्व पेपर है, और आप इसको वीडियो को देखना है आपको, तो क्वेश्चन के आप आंसर, आपके पूरा व्याख्या जो है इसमें दिया हुआ है, तो व्याख्या आप पॉज करके वीडियो को अवश्य पढ़ें। इससे आपको क्या है कि काफी लाभ मिलेगा, और थोड़ा सा आपको आइडिया भी लग जाएगा कैसे क्वेश्चन अब तक आते रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिए। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे कहना चाहूंगी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। और पहले की वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर पहले की वीडियो देख सकते हैं। पॉलिटिकल और हिस्ट्री दोनों चीजें ही मैं पढ़ा रही हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फ्यूडल सोसाइटी नामक पुस्तक का लेखक कौन है? राइट ऑप्शन हमारा है मार्क प्लाक। और मार्क प्लाक 20वीं शताब्दी के प्रमुख फ्रांसीसी मध्यकालीन लेखक थे। तो ये मध्यकालीन राइटर थे, और इन्होंने अपने शिक्षण और लेखन के माध्यम से इतिहासकारों की 2 पीढ़ियों को प्रेरित किया। और प्रथम विश्व युद्ध के समय उन्होंने पैदल सेना में सेवा की थी, और 4 प्रशंसा पत्र लीजन ऑफ ऑनर जीते थे। और 1920 में इन्होंने अपनी थीसिस किंग ऑफ सर्ब्स को प्रकाशित किया, और उनकी प्रसिद्ध पुस्तक जो है फ्यूडल सोसाइटी यानी सामंती समाज, आर्थिक संरचना और विश्वास की प्रणाली के साथ साथ कानूनी मानदंडों और संस्थागत प्रथाओं में स्वतंत्रता और सेवाओं का वर्णन किया है। ठीक है, तो यह है व्याख्या। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूरोपीय सामंतवाद में बहुसंख्यक थे? मैनर, सामंत, अधीन कृषक। तो राइट ऑप्शन हमारा है इसमें सी, अधीन कृषक। तो रोमन साम्राज्य के विघटन के पश्चात यूरोप में एक नवीन शासन व्यवस्था का उदय हुआ था, जिसे यूरोपीय इतिहास में सामंतवाद का नाम दिया गया था, और उस नाम से उसकी परिभाषा की गई थी। और उसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई थी? फ्यूडम से हुई थी। ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या थे? 2 प्रमुख अंग थे इसके। पहला अंग था एक सामंत वर्ग, और दूसरा वर्ग था जो उसके अधीन कृषक वर्ग, जैसे मार्क्सवादी व्यवस्था थी, बिल्कुल। और इस व्यवस्था के तहत शासक भूमि पर कृषि कार्य करते हुए सरदारों को क्या करते थे? जमीनों को सौंप देते थे, और कृषक जो अधीन कृषक होते थे उसके माध्यम से कृषि कार्य करते थे। और कृषि दास अर्थात अधीन कृषक ऐसा खेतीहर था जो मालिक की अनुमति के बगैर किसी दूसरे स्थान पर बस भी, यानी उनके बिल्कुल नियंत्रण में रहते थे, और मालिक के अपने अनुमति के बिना वो किसी भी जो है जगह दूसरी जगह जा भी नहीं सकते थे। ठीक है, तो ये हमारा है सेकंड क्वेश्चन। आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे, हिटलर सत्ता में कैसे आया? विद्रोह से, षड्यंत्र द्वारा, युद्ध विजय के परिणाम स्वरूप, चुनाव से? तो राइट ऑप्शन इसमें डी है। ठीक है, चुनाव से आया। और विश्व में जानते हैं आप सबसे क्रूर तानाशाह के रूप में हिटलर प्रसिद्ध रहा है, मुसोलिनी प्रसिद्ध रहा है। और हिटलर का जन्म कब हुआ था? 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। और वह एक उच्च कोटि का राष्ट्रवादी था, और इसी के चलते प्रथम विश्व युद्ध में जमीन सेना में भर्ती होकर सम्मान अर्जित किया। और जर्मनी की पराजय के पश्चात, ठीक है, और जर्मनी की पराजय के पश्चात उसने सेना छोड़ दी, और नेशनल सोशलिस्ट आर्बिटर पार्टी नाजी का गठन किया। और उसका स्पष्ट विचार था साम्यवादियों या यहूदियों के कारण जर्मनी हारा। ठीक है, तो ये है। और थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। और इसने हिटलर ने एक ये भी चीज है, इसकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है मेरा संघर्ष। ठीक है, और वो थोड़ा सा देख लेते हैं हम। यहाँ पे अप्रैल 1945 में उसने आत्महत्या कर ली थी हिटलर ने, और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ जब, और उसने अपने संघर्ष और विचारों के बारे में अपनी पुस्तक मीन ऑफ कैंप, ठीक है, मीन कैंप, और हिंदी में मेरा संघर्ष। ठीक है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय लोकतंत्र के उद्भव का श्रेय किस यूरोपीय देश को दिया जाता है? तो ये दिया जाता है इंग्लैंड को। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम एक संवैधानिक राजशाही और एकात्मक राज्य है। इसमें 4 देश शामिल हैं, कौन कौन से? इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। ठीक है, और
इसमें संसदीय लोकतंत्र में ये उद्भव का श्रेय किस यूरोपीय को दिया जाता है? तो इंग्लैंड को दी जाता है और इसमें 4 देश शामिल हैं। नेक्स्ट है वैज्ञानिक समाजवाद किससे संबद्ध किया जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद किससे संबंध, बहुत बार मैं बता चुकी हूँ, कार्ल मार्क्स से संबंध किया जाता है। और वैज्ञानिक समाजवाद, कार्ल मार्क्स जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री थे, इतिहासकार, राजनीतिक सिद्धांतकार, समाजशास्त्री और पत्रकार तथा वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता थे। और इन्होंने, मार्क्स ने मजदूर वर्ग को वह क्रांतिकारी ताकत बताया था, यानी मजदूरों को और समाज को पूंजीवाद से क्या किया था, इन्होंने आगे तक पहुंचाने में अगुवाई देने के इच्छुक थे और वह इसके काबिल भी थे। और उन्होंने ये कहा था कि जो सामंत वर्ग है वह जो है उस मजदूरों को उन्होंने एकत्रित करने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि सभी मजदूरों एक हो जाओ। तो इस तरीके के इन्होंने नारे दिए थे कार्ल मार्क्स ने, ठीक है। और इन्होंने कहा था कि जो कुछ लोग पूंजीपति बन जाते हैं तो अपनी अधिकतम उनकी संपत्ति क्या है वह खोकर उसको वेतन भोगी जो है मजदूर बन जाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में हम शक्ति संतुलन का सिद्धांत संबद्ध करते हैं? तो वियना का सम्मेलन जो था और सन 1815 में नेपोलियन की पराजय के पश्चात यूरोपीय शक्तियों द्वारा शक्ति संतुलन के सिद्धांत को वियना सम्मेलन में मान्यता दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन एक शीत युद्ध के केंद्र में था? तो राइट ऑप्शन हमारा है इसमें यूरोप, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस के बीच उत्पन्न जो तनाव की स्थिति को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उस समय की बात है, तब सोवियत रूस और उसके बीच अमेरिका के बीच तनाव की स्थिति, सोवियत रूस यानी जो रूस है उसके बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई थी और उसी को क्या कहते हैं? शीत युद्ध, जो लंबा चलता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा इतिहास विज्ञान है न कम न अधिक? किसने कहा था? जेबी ब्यूरी ने। और हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति माना जाता है कि हिस्टोरिया से हुई है, जिसका सामान्य अर्थ खोजना या जानना, ठीक है। और इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हेरोडोटस ने किया था और इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता कहा जाता है, हेरोडोटस। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वाधिक मंगोल आक्रमणों का सामना किया? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी? यह है अलाउद्दीन खिलजी। तो दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे सर्वाधिक मंगोल आक्रमणों का सामना किया था? तो सर्वाधिक जो मंगोल आक्रमणों का सामना किया था वो किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो सबसे ज्यादा माना जाता है कि 6 मंगोल आक्रमण इसके शासनकाल में हुए। पहला मंगोल आक्रमण कादर खां के नेतृत्व में 1298 ईस्वी में हुआ था, ऐसा माना जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जियाउद्दीन निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित पूछा है, ठीक है। कौन सा है? सुमेलित पूछा है इसमें। और सुमेलित में इब्न बतूता किताबुल रहला बिल्कुल सुमेलित है। और जियाउद्दीन परी, ताबकाते नसरी, अबुल फजल, मुंतकाबुत तवारू, ते तीनों ही गलत है। इसमें सुमेलित कौन सा है? ऑप्शन ए हो जाएगा, इब्न बतूता किताबुल रहला। रहला नामक पुस्तक लिखी थी और इब्न बतूता आया था जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मैंने कई बार ये चीज भी आपको बताई थी। किसके शासन में काला में आया था? ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था, ठीक है। तुगलक के शासन काल में आया था ये। और ये इब्न बतूता। और 11th क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने चांदी का टका तथा तांबे का जीतल मौलिक सिक्कों के रूप में परिचित किया था? तो हमारा इल्तुतमिश हो जाएगा, क्योंकि इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी पद्धति, इसने ये भी हम देख लेते हैं, चांदी का जो था वो टका था और तांबे का जीतल था। और इसने शुद्ध अरबी पद्धति पर आधारित दिल्ली के 2 शुद्ध अरबी पद्धति पर आधारित, ठीक है, इसने किया था। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन, कृषकों के कल्याण के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं काबुलियत की व्यवस्था की थी? और ये था शेर शाह, ठीक है। और इसके बचपन का नाम फरीद था शेर शाह के, ठीक है। और इसके शासन प्रबंध की जानकारी अब्बास, ये महत्वपूर्ण है, अब्बास खां सरवानी की पुस्तक तारीख शेरशाही में मिलती है। और पट्टा एवं काबुलियत की व्यवस्था प्रारंभ इसने की थी और 2-3 प्रणालियां भी इसने प्रस्तुत की थी, जैसे गल्ला बख्शी बटाई,
नस्या मुक्ताई या कनकूत, नगद या बख्शी। 13 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की थी? तो पुष्टि मार्ग की स्थापना वल्लभाचार्य ने की थी। और वल्लभाचार्य सगुण भक्तिकालीन सगुण धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के और पुष्टि मार्ग के प्रणेता माने जाते हैं, और इन्होंने वैश्वावतार अग्नि का अवतार कहा गया है इन्हें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल कालीन अधिकारी को लेखा परीक्षा ऑडिटर जनरल कहा जाता था? और 14 क्वेश्चन है ये, और इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। किसको कहा जाता था? मुस्तौफ ए मुमालिक को। ठीक है, मुस्तौफ ए मुमालिक को लेखा परीक्षा ऑडिटर जनरल कहा जाता था। और ये दिल्ली सल्तनत के प्रशासन को उचित ढंग से चलाने के लिए भिन्न भिन्न विभागों का स्थापना और उनकी नियुक्ति की गई थी, जैसे आरिजे मुमालिक सैन्य विभाग का प्रमुख, वरीदे खास शाही पत्र व्यवहार का प्रमुख, सदर सुदूद धर्म दान विभाग का प्रमुख था, और बरीद मुमालिक जो था गुप्तचर विभाग का प्रमुख था, और मुशरिफ जो मुवाफिक था ये महालेखाकार होता था, और मुस्तवी मुमालिक जो था महालेखा परीक्षक यानी ऑडिटर जनरल होता था। और काजी उल कजात भी बहुत महत्वपूर्ण है, न्याय का सर्वोच्च जो है अधिकारी होता था उसे काजी उल कजात कहते थे, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ये बहुत बार क्वेश्चन में ये पूछे जाते हैं। 15 क्वेश्चन है, पच्चीकारी या पिटूटरा जो स्थापत्य कला के एक चारित्रिक विशिष्ट लक्षण वह भारत में सर्वप्रथम प्रयुक्त हुआ था? तो सर्वप्रथम प्रयुक्त हुआ था वो अकबर के इसके जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। और आप जानते हैं कि जहांगीर ने वास्तु कला की अपेक्षा चित्रकला को अधिक प्रश्रय दिया था, क्योंकि शाहजहां ने तो वास्तुकला को बहुत महत्व दिया था, लेकिन इसने वास्तुकला की जगह चित्रकला को बहुत ही इसने प्रश्रय दिया था। और जहांगीर जो था बहुत ही इस मामले में था, वो बहुत ही एक तरीके से पहचान जाता था। उसने एक बार कहा था कि मैं एक किस चित्रकार ने एक आंखें बनाई है, किस चित्रकार ने मूर्तियां बनाई हैं, मैं सब कुछ उसका पहचान जाता हूँ अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा जो एतमाद-उद-दौला का मकबरा है जहांगीर के समय की सबसे महत्वपूर्ण इमारत है, आगरा में बनी, और चतुर्भुजाकार बेदाग संगमरमर का बना ऐसा पहला मकबरा है जिसमें बड़े पैमाने पर संगमरमर ने पहली बार पित्रा का प्रयोग किया गया है। और इस प्रणाली का प्रयोग इसके पूर्व ही उदयपुर यानी राजस्थान के गोलमंडल में 1600 ईस्वी में किया जा चुका था। 16 है, मंसूर प्रसिद्ध दरबारी चित्रकार था, ये था जहांगीर के समय का। ठीक है, और जहांगीर कालीन प्रमुख चित्रकार जो थे फारूक बेग, बिशन दास, उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, दौलत और मनोहर थे। ठीक है, और उस्ताद मंसूर को ये भी पूछ लेता है, उस्ताद मंसूर को दुर्लभ पशुओं, पक्षुओं, अनोखे पुष्पों के चित्र बनाए, और उसकी महत्वपूर्ण कृतियों में साइबेरिया का एक बिरला सारस तथा बंगाल का एक अनोखा पुष्प। ठीक है, ये पूछ लेता है कई बार। विशेष रूप से उल्लेखनीय अबुल हसन व्यक्तियों के चित्र बनाता था जिसमें महारत हासिल थी, और तुझ के जहांगीरी के मुख पृष्ठ पर इसने चित्र बनाया था अबुल हसन ने। ये भी पूछता है कई बार कि जो है जो तुझ के जहांगीरी था उसका जो मुख्य पृष्ठ था उसका किसने चित्र बनाया था? तो ये बनाया था अबुल हसन ने। ठीक है, नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन, 1945 के शिमला सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया था? तो किया था मौलाना आजाद ने। शिमला में 25 जून 1945 को सम्मेलन हुआ था, और इस शिमला में होने वाला एक सर्वदलीय सम्मेलन था, और इस सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व अबुल कलाम आजाद ने किया था। और इस सम्मेलन के दौरान मुस्लिम लीग द्वारा यह शर्त रखी गई थी कि वायसराय की कार्यकारी परिषद नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन वह स्वयं करेगी। मुस्लिम लीग का यही अड़ियल रूप 25 जून से 14 जुलाई तक चलने वाला शिमला सम्मेलन की असफलता का कारण बना था। नेक्स्ट देखते हैं, गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन 1961 संपन्न हुआ था। ये हुआ था बेलग्रेड में। गुट निरपेक्ष राष्ट्रों की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, और यह आंदोलन विकसित देशों के हितों की तुलना में तृतीय विश्व के देशों की सामूहिक राजनीति और आर्थिक चिंताओं के व्यक्ति के लिए एक मंच का कार्य करता है, जो है गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन। गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो था उसमें आंदोलन के भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जयसिप ब्रॉड टीटो। ठीक है, और ये पूछा था पीजीटी के एग्जाम में भी। ठीक है,
तो जोसेफ ब्रोज टिटो द्वारा शुरू किया गया था। इसकी स्थापना अप्रैल 1961 में हुई थी। ठीक है, और प्रथम सम्मेलन बेलग्रेड यूगोस्लाविया में हुआ था। सामान्य ज्ञान के प्रश्न में भी ये क्वेश्चन आता है। और नेक्स्ट है 1739 में मराठों ने सालसेट में बेसिन पर कब्जा किया था। ठीक है, पुर्तगालियों से। और सालसेट भारत के पश्चिमी तट पर मुंबई के निकट एक द्वीप है और यह केन्या के द्वीप, हांगकांग और मालदीव के द्वीप के बाद विश्व का 7वां सबसे घनी बस्ती वाला 13वां सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप बन गया है। और 1737 में सालसेट पर मराठों द्वारा कब्जा कर लिया गया था और उत्तरी पुर्तगाली प्रांत के अधिकांश भाग को भी 1739 में मराठों ने ले लिया। ब्रिटिश लोगों ने सालसेट पर 1774 में पुनः कब्जा कर लिया, जो सालबाई की संधि हुई थी 1782 में। इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया था औपचारिक रूप से। नेक्स्ट है दो भक्ति काल का संत जिनके पास विभिन्न जातियों के 12 शिष्य थे और ये थे रामानंद जी। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ था। जन्म पूछ लेता है कहीं पर कहाँ हुआ था। और रामानुज के मतलबी राघवानंद के शिष्य थे। ठीक है, रामानंद जो थे रामानुज के मतलबी राघवानंद के शिष्य थे, राघवानंद के। और इनका दृष्टिकोण उदार था। उन्होंने सभी जातियों धर्मों, यहाँ तक कि मुसलमानों को भी अपना शिष्य बनाया था। और इनकी 2 महिला शिष्य भी थी, पद्मावती और सुरसरी। और इसमें 12 शिष्य जो थे, जिसमें जाट थे, धन्या नाई, जो मोची रैदास थे, जुलाहा कबीर भी थे और पीपा राजपूत प्रमुख थे। 21 क्वेश्चन है, किस बहमनी सुल्तान ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित की थी? और ऑप्शन हो जाएगा अहमद शाह फर्स्ट। मोहम्मद बिन तुगलक के समय बहमन शाह द्वारा स्थापित राजवंश को बहमनी राजवंश कहा गया है। ठीक है, जो मोहम्मद बिन तुगलक का जब शासन काल चल रहा था उसी टाइम की बात है, बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया कि बहमनी राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तुगलक वंश का कौन सा शासक था? तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक। और बहमनी राज्य की सीमाएं उत्तर में बरार से लेकर दक्षिण में कृष्णा नदी तक फैली थी। और इस राजवंश में 18 सुल्तान हुए, जिन्होंने 1347 से 1527 ईस्वी तक कुल 180 वर्ष तक शासन किया था। और इसी में प्रमुख शासक अहमद शाह प्रथम, जो 1422 से 1444 ईस्वी तक, उन्होंने राजधानी 1424 ईस्वी में गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित की, जिसे मोहम्मदाबाद का नया नाम दिया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान ने मद्य निषेध लागू करने का असफल प्रयास किया था? ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इसने मद्य निषेध किया था, लेकिन उसके बावजूद भी लोग थोड़ा दूर पर जाके क्या करते थे, दूर जाके छुप छुप के शराब की बिक्री भी होती थी और शराब बनाई भी जाती थी। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि इसने इसको रोकने का असफल प्रयास किया था। ठीक है, और इसने खुद भी शराब पीना छोड़ दिया था। नेक्स्ट है 1791 में वाराणसी में किसने संस्कृत कॉलेज प्रारंभ किया था? और 23 है क्वेश्चन हमारा, और राइट ऑप्शन हमारा है जोनाथन डंकन ने। तो जोनाथन डंकन ने लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा जोनाथन डंकन को 1788 में बनारस के अधीक्षक नियुक्त किया गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। और 1791 में हिंदू लॉ और दर्शन शास्त्र के अध्ययन के लिए बनारस में संस्कृत कॉलेज शुरू किया गया और आगे चलकर यही संस्कृत कॉलेज विश्वविद्यालय बन गया। और इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय कर दिया गया। ठीक है, बनारसी में जो है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था रैयतवाड़ी एक ऐसी प्रथा जो भारत में हमेशा से प्रचलित रही है? और ये कहा था मुनरू ने। ठीक है, इन्होंने कहा था कि जो रैयतवाड़ी है प्रथा वो हमेशा से प्रचलित रही है और अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व के लिए अस्थायी भूमि बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है। और यह एक ऐसी प्रथा है जो इन्होंने कहा था कि भारत में हमेशा से प्रचलित रही है, क्योंकि कृषक महाजनों के चंगुल में हमेशा फंसे रहते थे। जो महाजन होते थे वो अपने हिसाब से उनसे काम करवाते थे, इसीलिए इस चीज को इन्होंने कहा है कि रैयतवाड़ी प्रथा जो थी वो हमेशा प्रचलित रही है। नेक्स्ट है, किस वर्ष में कलकत्ता से आगरा के मध्य प्रथम टेलीग्राफ लाइन प्रारंभ की गई थी? तो 1853 में प्रारंभ की गई थी।
लॉर्ड डलहौजी 1848 ईस्वी में गवर्नर जनरल बनकर आया था और उसके शासनकाल में बहुत ही चर्चित रहा, क्योंकि उन्होंने युद्ध व व्यापक सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के आधार पर अंग्रेज साम्राज्य का विस्तार करते हुए अनेक महत्वपूर्ण सुधार कार्यों को संपन्न किया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिकार पत्र अधिनियम चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ व्यापार में चार व्यापार के खातिर खत्म, तो बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ। 1813 का चार्टर एक्ट है। नेक्स्ट है, भारत में सती प्रथा को समाप्त करने में किसकी भूमिका रही थी? राजा राम मोहन राय की भूमिका मानी जाती है और उन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में जो हिंदुओं में बुराइयां थी उनको विरोध में आंदोलन चलाया था और 19वीं शताब्दी भारत पुनर्जन्म का इनके द्वारा जन्म हुआ और इन्होंने आधुनिक भारत के इनको पिता भी कहा जाता है और राष्ट्रवाद का जनक भी इन्हें कहा जाता है। और इन्होंने 1829 में भारत के गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड बेंटिंग, उनके द्वारा सती प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए कानून लागू कराने में सरकार की मदद की थी। तो 1829 में सती प्रथा का निषेध करवाया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गदर पार्टी का नेता कौन था? तो लाला हरदयाल थे गदर पार्टी के नेता और गदर पार्टी की स्थापना 25 जून 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और इन्होंने गदर नाम का पत्र भी निकाला जो उर्दू और पंजाबी में छपता था और इन्होंने युगांतर आश्रम नाम से एक संस्था भी स्थापित की जिसका कार्य युवा भारतीयों में देशभक्ति की भावना फैलाना था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के संस्थापक कौन थे? आरएसएस के संस्थापक वो थे बली राम केशव राव हेडगेवर। ठीक है, और आपने बहुत इस समय जो है सुना होगा, ये जब से सरकार हुई है आरएसएस के बारे में तो उसका जान लीजिए कि बली राम केशव राव हेडगेवर हुए और ये थे आरएसएस के संस्थापक। और 27 सितंबर 1925 को विजयदशमी के दिन की गई थी। इसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्वयंसेवक संघ और इसका मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। भारत का एक हिंदू राष्ट्रवादी अर्धसैनिक स्वयंसेवी संगठन है और भारतीय जनता पार्टी का ये जो है पैतृक संगठन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वर्तमान में ये भी है कि ये जो संचालक है मोहन राव मधुराकर भागवत जी, जो भागवत जी हैं वो है वर्तमान में इसके संचालक। 30 क्वेश्चन है, कौन अपने उपनाम लोकहितवादी के नाम से प्रसिद्ध हुआ था? तो गोपाल हरि देशमुख थे। 31 क्वेश्चन है, भारतीय प्रेस को 1835 ठीक है, भारतीय प्रेस को 1835 में प्रतिबंध से युक्त किया था। किसने किया था? लॉर्ड चार्ल्स मेडकाफ ने। ठीक है, इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी इसीलिए कहा जाता है। और लॉर्ड वेलिंगर 1799 में पदों का प्रतिशत और जॉन एडम्स द्वारा 1823 में समाचार पत्रों पर लगाए प्रतिबंधों का राजा राम मोहन राय का मिरातुल अखबार जो था राजा राम मोहन राय का था वो बंद हो गया था। और 1830 में राजा राम मोहन द्वारकानाथ टैगोर के प्रयासों से बंगाली भाषा में बंगदूत का प्रकाशन आरंभ हुआ और लॉर्ड विलियम बेंटिंग प्रथम गवर्नर जनरल थे जिसने प्रेस की स्वतंत्रता के लिए उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया था। और चार्ल्स मेडकाफ को जो है भारत के ये गवर्नर जनरल बने थे 1835 से 36 के बीच और इन्हें प्रेस एक्ट पारित हुआ जिसके द्वारा समाचार पत्रों पर लगाई गई पाबंदी हटा ली गई थी और इन्हें समाचार पत्रों का मुक्तिदाता के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, केशवाजी नाना भाई ने 1853 में सर्वप्रथम वस्त्र उद्योग टेक्सटाइल मिल लगाई थी। तो कहाँ पे? बॉम्बे में, तृतीय चरण में। ठीक है, औपनिवेशिक काल के तृतीय चरण में। और सूती वस्त्र पहला उद्योग था जिसमें भारतीयों द्वारा पूंजी लगाई गई थी और पारसी कावजी नाना भाई के प्रयासों से स्थापित हुई थी। नेक्स्ट है, प्रथम अखिल भारतीय किसान संगठन ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में जिसके नेतृत्व में गठित की गई थी वो कौन थे? वो थे स्वामी सहजानंद सरस्वती और ये एक बुद्धिजीवी लेखक समाज सुधारक और इतिहासकार किसान नेता थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, और नेक्स्ट है, इंग्लैंड में पढ़ने वाले गुट का नेतृत्व करते हुए किसने 1933 में एक पृथक मुस्लिम राज्य पाकिस्तान का
प्रस्ताव दिया था ये थे चौधरी रहमत अली, जिन्होंने पाकिस्तान जो है का नाम इन्होंने प्रस्ताव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कर्नाटक युद्ध को सेंट थॉम के युद्ध के नाम से स्मरण किया जाता है? तो यह प्रथम कर्नाटक युद्ध। और कब हुआ था ये हुआ था 1746-48 में अंग्रेज एडमिरल बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लिया गया था, और जिसके बदले में फ्रांसीसी गवर्नर ला बोर्ने के नेतृत्व में डुप्ले ने मद्रास के अंग्रेज गवर्नर मोर्स की आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया था, और इसे सेंट थॉमस के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और एक्स-ला-सापेल की संधि के नाम से यह तहत समाप्त हो गया, और मद्रास जो है अंग्रेजों को पुनः मिल गया। तो ये भी पूछा जाता है एक्स-ला-सापेल की संधि किनके बीच हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा था शेर की तरह एक दिन जीना अधिक अच्छा है? और बनिस्पत यानी बकरा की भांति पूरी उम्र जीने से ये कहा था टीपू सुल्तान ने। ठीक है, टीपू सुल्तान जो था हैदर अली का पुत्र था, और मैसूर के प्रमुख शासक रहे थे हैदर अली और फिर टीपू सुल्तान थे। और टीपू सुल्तान अपने पिता हैदर अली की मृत्यु के पास मैसूर की गद्दी पर यह बैठा था, और इसे अरबी फारसी काफी ज्ञाता था और उर्दू कन्नड़ भाषाओं का काफी ज्ञान था। और सुल्तान की इसने उपाधि धारण की, और 1787 में अपने नाम के सिक्के भी इसने जारी करवाया था। और श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की इसने स्थापना भी की थी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है किसने करी थी। और उसके बाद इन्होंने राजधानी श्रीरंगपट्टनम में फ्रांस और मैसूर की मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष भी इसने लगाया था। श्रीरंगपट्टनम में फ्रांस और मैसूर की मैत्री का प्रतीक। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में टीपू सुल्तान ने कहा था कि शेर की तरह एक दिन जीना अच्छा है और बकरे की भांति पूरी उम्र जीने से। और इसी युद्ध में 4 मई को 1799 को टीपू सुल्तान संयुक्त अंग्रेजी सेना द्वारा लड़ता और वीर गति को प्राप्त हुआ था। तो हमारे 36 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, और आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।